जहाज की अंधेरी छत पर अभिमन्यु ने हुड के साथ अपना काला चोगा पहना हुआ था। वो रेलिंग के पास खड़ा हो गया और बंदरगाह को देखने लगा। वह अभी भी लोगों को ले जाने वाले जहाजों की ओर हाथ लहराते हुए देख सकता था। लहरें जहाज से टकरा रही थीं। उसके पीछे नए जादूगर स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे। छत पर काफी शोर था। उसके बाईं ओर एक और जादूगर था जो समुद्र को देख रहा था। यह एक काला जादूगर था। अभिमन्यु अपने चारों ओर नेगेटिव एनर्जी के पार्टिकल्स को देख सकता था। साथ ही सफेद चोगा पहने एक युवती सीढ़ियों के पास कई जादूगर स्टूडेंट से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ कुछ चेक करने की कोशिश कर रही हो। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। उसने पाया कि सफेद कपड़ों में एक और युवक सीढ़ियों से ऊपर चला रहा है। ऊपर पहुंचने के बाद वो उस युवती से बात करने लगा। छत पर बहुत शोर था, इसलिए अभिमन्यु ने नहीं सुना कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वो पहले से ही जानता था कि यहां पर कुछ सही नहीं है। इस समय इस जहाज पर उसके अलावा 4 और सामान्य जादूगर थे। अभिमन्यु ने सावधान रहने का फैसला किया क्योंकि स्थिति अपने आप में असामान्य थी। लाइट के 2 जादूगरों ने अपने हाथ लहराए और जादूगर के स्टूडेंट्स को अपने केबिन में लौटने को कहा। मुड़ने से पहले महिला ने अभिमन्यु पर एक नजर डाली। शिवम, क्या तुम इन दोनों को जानते हो जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए हैं? इस जहाज पर इतने सारे जादूगर क्यों हैं? हालांकि अंडरग्राउंड रेस भूमि पर हमला कर रही है, फिर भी यह काफी अजीब सा है। उसके होंठ हिले और उसके शब्द दूसरे सफेद कपड़े वाले के कान में गूंज रहे थे। शिवम ने हां में अपना सिर हिला दिया। वो उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा था जिस तरीके से महिला संदेश भेजती थी। मुझे नहीं पता रेणुका, हालांकि मैं इस यात्रा का प्रभारी हूं, फिर भी मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि जहाज पर कौन सवार होगा। किसी ने योजना लीक तो नहीं कर दी? रेणुका ने अचानक कुछ सोचा और उसके हाव भाव बदल गए। रेणुका, यह असंभव है, शिवम फिर से बोला। इस बार हमारे ग्रुप के लोग ही हमारे इस मिशन के बारे में जानते हैं, कोई ऐरा गैरा नहीं। यह आइटम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे दूसरों को लेने नहीं दे सकते। सही कह रहे हो शिवम, ये तो हो ही नहीं सकता, रेणुका ने जवाब दिया। ठीक है, चलो अब तैयारी करते हैं। उन दोनों की आंखें एक अजीब तरह से चमक उठी। अगर यह आइटम वास्तव में यहां के लिए है तो मैं उन्हें अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा, शिवम ने गुस्से में कहा। हम एक जहाज पर हैं, इसलिए 1 या 2 जादूगरों को समुद्र में गिराना बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। आत्मविश्वास में मुस्कुराया। जहाज की छत की दूसरी ओर काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने 2 सफेद कपड़ों वालों को बात करते और ताना मारते हुए देखा। चमकते नीले आकाश में बादल तैर रहे थे। सफेद धारियों वाला एक नीला जहाज धीरे धीरे कभी खत्म ना होने वाले समुद्र के पार जा रहा था। इसने लहरों के बीच एक रेखा खींच दी क्योंकि सर्द हवा ने पालों को भी पार किया हुआ था। अभिमन्यु काला चोगा पहने हुए जहाज की छत के चारों ओर घूम रहा था। उसके लंबे भूरे बाल हवा में उड़ रहे थे। अभिमन्यु काफी देर से जहाज की जांच कर रहा था। बंदरगाह से विदा हुए यह चौथा दिन था। उसने पहले ही जहाज के हर नुक्कड़ की जांच कर ली थी। वहां की छत लगभग खाली थी। सभी जादूगर स्टूडेंट्स अपने केबिन में थे और 2 लाइट के जादूगर अपने टैलेंट के लेवल की जांच कर रहे थे। अभिमन्यु रेलिंग के पास चला गया। समुद्र से आ रही नम हवा ने उसके कपड़ों को थोड़ा गीला कर दिया था। जीवा नाम की लड़की उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। तक्षशिला महाविद्यालय पहुंचने के बाद अभिमन्यु ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। वो जादूगर स्टूडेंट्स में से एक थी जो अपने सपनों को पूरा करने में नाकामयाब रही थी। जीवा उस आसपास के क्षेत्र में स्टडी कर रही थी जहां सफेद महामहिम महल और 6 रिंग हाई टावर स्थित थे। यह भी वही क्षेत्र था जहां अभिमन्यु फिलहाल जा रहा था। उसने कुछ देर सोचा और सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनी।
लगभग 10 जादूगर स्टूडेंट्स ने अभी अभी अपनी जांच को पूरा किया और केबिन से बाहर चले गए। उनमें से कई ने देखा कि अभिमन्यु रेलिंग के पास खड़ा समुद्र को देख रहा था। लाल घुंघराले बालों वाली एक लड़की 4 अन्य जादूगर स्टूडेंट्स के साथ आगे चल रही थी। वे लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। लग रहा था कि वे एक ही शहर से आए होंगे। लड़की ने लाल रंग की लग्जरी सिल्क की ड्रेस पहनी हुई थी। वो अभिमन्यु को देखती जा रही थी। उसके पीछे पुरुष जादूगर स्टूडेंट्स काफी सुंदर और अमीर लग रहे थे। मास्टर, क्या आप जानते हैं कि हम अगले बंदरगाह तक कब पहुंचेंगे? लड़की की आवाज बहुत मीठी थी। उसने अपने घुटनों को मोड़ लिया और अभिमन्यु को प्रणाम किया। अभिमन्यु ने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। टाइट ड्रेस में वो कुछ गोल मटोल लग रही थी। हालांकि वो प्यारी लग रही थी, लेकिन अभिमन्यु को वो ज्यादा आकर्षक नहीं लगी। लड़की रैंक 2 की जादूगर स्टूडेंट थी, लेकिन अभिमन्यु ने पाया कि उसके पास 3 विशेष वस्तुएं थी और ये देखकर वो हैरान रह गया। परीक्षा कैसी हुई तुम लोगों की? तुम्हारे टैलेंट का लेवल क्या है? अभिमन्यु ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल पूछ दिया उल्टा। मेरा टैलेंट का लेवल 3 है। लड़की ने थोड़ा सिर उठाया और जवाब दिया। वो परीक्षा परिणाम से खुश थी। बुरा तो नहीं है। क्या तुम सब मेरे काले कपड़ों का मतलब जानते हो? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा। हाँ, जहाज जादूगर स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है। हम जानते हैं कि आप एक जादूगर हैं। लड़की मुस्कुराई, ये सोचकर कि अभिमन्यु उसे पसंद कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अभिमन्यु ने हाँ में थोड़ा सिर हिलाया। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दूसरे काले कपड़ों वालों से क्यों नहीं पूछ लेती? लड़की अभिमन्यु के जवाब को सुनकर हिचकिचा रही थी। अभिमन्यु उसकी आंखों में डर देख सकता था। हमने कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करते। हाँ, सही है। मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। अभिमन्यु ने मुड़कर बात करना बंद कर दिया। लड़की ने अपने दांत पीस लिए और अन्य जादूगर स्टूडेंट्स के साथ वहां से चली गई। अभिमन्यु जानता था कि यह लड़की नेक है। उसने सोचा होगा कि अभिमन्यु उसके साथ बातचीत शुरू करने के लिए तैयार होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक जादूगरों के बीच के नियमों को नहीं समझ पाई है। केवल एक चीज जो मायने रखती थी, वो थी उसकी रैंक। दिन जल्दी खत्म हो गया। अभिमन्यु ने अन्य लोगों के साथ भोजन रूम में अपना भोजन समाप्त किया और अपने केबिन में लौट आया। जादूगरों द्वारा शेफ को काम पर रखा गया था। उनके कमरे किचन के ठीक बगल में थे। उन्हें जहाज के किसी अन्य क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं थी। केबिन्स में से एक केबिन में जादूगर ऑफ लाइट रेणुका खिड़की के पास खड़ी हो गई और अपनी बाहों को फैलाकर अंधेरे समुद्र को देखने लगी। शिवम उसके पीछे बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो जमाई ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना काम करके बहुत थक गया हो। अरे रेणुका, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ, बात करते हैं। शिवम बिस्तर से उठकर बैठते हुए बोला। रेणुका ने मुड़कर शिवम को देखा। ठीक है, मैं आती हूं। शिवम, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हमें जांच करनी चाहिए। उनमें से अधिकांश लोग अब ध्यान कर रहे होंगे। हम शायद कुछ ज्ञान जमा कर सकते हैं। अच्छा विचार है तुम्हारा। तुम्हारा मंत्र और मेरा मंत्र एक साथ डाले जाने पर एक शक्तिशाली मंत्र बन जाता है। शिवम ने खड़े होते हुए कहा। तो पहले तुम जाओगी या मैं? शिवम ने उससे पूछा। मैं जाऊंगी पहले, रेणुका बोली। रेणुका ने मुड़कर अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी कलाई के चारों ओर एक सफेद चांदी का कंगन था और उसकी सतह पर कई मुश्किल शब्द लिखे हुए थे। कुछ फूल थे और कुछ पत्ते। वो काफी मनमोहक लग रहे थे। मुक्त। रेणुका ने छोटे मंत्र का प्रयोग किया। उसके कंगन के चारों ओर एक चांदी की चमक दिखाई दी। ना कोई आवाज थी और ना ही कोई गंध। ये सिर्फ चांदी की रोशनी की अंगूठी थी। ब्रेसलेट कई सेकंड के बाद चांदी की रेत के ढेर में बदल गया
जो जमीन पर गिर गया और जल्दी से गायब हो गया। शिवम ने अपनी बाईं हाथ की उंगली में पहनी हुई काली अंगूठी को ध्यान से रगड़ा। उन्होंने मंत्र का जाप भी शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लंबी कविता पढ़ रहा हो। जैसे उसका मंत्र बंद हुआ, काला धुआं धीरे धीरे रिंग की सतह पर चढ़ गया। चांदी की रेत जो अभी अभी गायब हुई थी, अनगिनत छोटी चांदी की चींटियों में बदल गई। चींटियां जमीन पर ही रह गईं और फिर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। वे जल्दी से केबिन से बाहर चले गए, बमुश्किल कोई शोर किए बिना। मौत के हत्यारे, जादूगर स्टूडेंट्स और औसत जादूगर उनका पता नहीं लगा पाएंगे। ये एक बहुत ही मददगार खोज मंत्र था। बढ़िया, हम इस केबिन से पूरे जहाज की निगरानी कर सकते हैं। इसका प्रभाव कुछ समय तक ही रहता है। हालांकि अगर हम रिंग और ब्रेसलेट को सीमा तक धकेलना चाहते हैं तो हम कई वर्षों के भीतर उनका फिर से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। शिवम बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। दूसरे केबिन में अभिमन्यु टेबल के पास बैठ गया और वो सफेद पंख वाले पेन से कागज पर कुछ लिख रहा था। पेपर पहले से ही फॉर्मूलों, रनों और डेटा से भरा हुआ था। एक कोने में तेल के दिए की बाती जल रही थी। अभिमन्यु फॉर्मूले का उपयोग करके गिनती करने में व्यस्त था। उसकी डेस्क पर कागज का एक पूरा ढेर था। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी के बिंदु चमक रहे थे। वो जीरो की मदद से नए स्पेल मॉडल में बदलाव कर रहा था। अचानक जीरो ने हमलावरों का पता लगाया। कौन है वहां? अभिमन्यु अचानक से घूमा और उसकी उंगली से एक झटके से चांदी की एक सुई फर्श पर जा लगी। डिंग! एक चांदी की चींटी दरवाजे से चांदी की सुई से टकरा गई। सुई ने उसके पेट में छेद कर दिया, जिससे चींटी दर्द से कराहने लगी। कुछ सेकंड के बाद चींटी ने हिलना बंद कर दिया। वो चांदी की लिक्विड की एक छोटी सी बूंद में बदल गई। अभिमन्यु को उसमें से भाप उठते हुए दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु अचानक उठ खड़ा हुआ। वो घूमने लगा। ये तो शुद्ध चांदी है। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ उठाया। जमीन पर लिक्विड चांदी एक छोटे से मोती में बदल गई और फिर उसकी हथेली पर से उड़ गई। ये काफी दिलचस्प है। शायद ये 3 जादूगरों में से एक होगा। अभिमन्यु ने मोती को देखा और अपने चेहरे पर आए पसीने से भरे चेहरे को साफ किया। उसने सोचा, मैंने पहले ही चिप का उपयोग करके उन्हें स्कैन कर लिया है। लाइट के 2 जादूगरों की दिमागी शक्ति औसत है, लेकिन काला जादू काफी मजबूत है उनका। मुझे नहीं लगता कि वो यहां लड़ने के लिए आए हैं। शायद ये 2 ग्रुप्स के बीच की लड़ाई है और वो शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं कौन हूं। अभिमन्यु चिंतित नहीं था। वो उनकी लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन अगर वे उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो जवाब में जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। काल चक्र विद्यापीठ काले जादूगरों के बीच अपनी जादू के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि ये बड़े शहरों से दूर था और जादूगर आमतौर पर इसे एक मजबूत ग्रुप नहीं मानते थे। इसके ज्यादातर जादू स्कूल को लगातार खतरों से लड़ने में मदद करेंगे, इसलिए उनके पास अन्य ग्रुप्स में काले जादूगरों की तुलना में अधिक प्रैक्टिकल ज्ञान मौजूद था। इस कारण से काल चक्र विद्यापीठ को टॉप 3 काले जादूगरों के ग्रुप्स में से एक माना जाने लगा। अन्य स्कूलों के जादूगर काल चक्र विद्यापीठ के काले जादूगरों से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि काल चक्र विद्यापीठ हर समय जादुई काली पीठ और अंडरग्राउंड रेस के साथ लड़ रहा था। युद्ध के मैदान में अनुभव रखने वाले जादूगर आमतौर पर उन लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं जो हर समय अपनी लेबोरेटरीज में रहते हैं। उनका एकमात्र मिशन खजाने की रक्षा करना था। स्कूल जो काम उनको देता था, उन्हें हर हाल में उसे पूरा करना होता था। काल चक्र विद्यापीठ का कोई भी जादूगर किसी को मारने से नहीं हिचकिचाएगा। वो ये तय करेगा कि चीजें बदतर होने से पहले हर खतरे को खत्म कर दिया जाए। काल चक्र विद्यापीठ एक बड़ा जादूगर ग्रुप था। उसके 1 या 2 लिक्विड स्टेज जादूगर के निगरानी में कई अन्य छोटे जादूगर ग्रुप्स थे, जिन्हें अभिमन्यु जानता भी नहीं था।
उन ग्रुप्स ने महायुद्ध के दौरान अपनी शक्ति और अधिकार खो दिए थे और जहाज पर अन्य 3 जादूगर उसी ग्रुप के सदस्य थे। अभिमन्यु ने चांदी के मोती को जमीन पर गिरा दिया और चारों ओर देखा। उसने अचानक अपना बायां हाथ उठाया और उसकी हथेली के पंख उड़ने लग गए। एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी ने मोती को हवा में उड़ा दिया। तुमने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा। अभिमन्यु के होठों पर एक नफरत भरी मुस्कान थी। अभिमन्यु के मुंह के सामने 3 सफेद मोती घूमते हुए चमक रहे थे। वे मोती हर 2 मिनट पर कुछ वाइट इलेक्ट्रिक पल्स छोड़ते थे और बिजली की कंपन सीधे अभिमन्यु की नाक में चली जाती थी। अचानक अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ असामान्य महसूस किया हो। उसने एक बार सांस ली और सारी माला उसके बाएं नथुने में चली गई। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अभिमन्यु अपने आप में फुसफुसाया। इस बार मुझे और सावधान रहने की जरूरत है। इस जहाज पर शायद बहुत सारे जादूगर हैं। अभिमन्यु ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और सोचने लगा। दरवाजे से एक हल्की सी चांदी की चमक उठी और चांदी की एक छोटी सी चींटी धीरे धीरे प्रकट हो गई। क्या है चांदी के मोती का राज? क्या चांदी की चींटी अभिमन्यु के लिए खतरा साबित होगी? काला धुआं उसकी दरवाजे में घुसते ही चींटी ने हिलना बंद कर दिया। उसने अपने एंटीना को कई बार घुमाया और फिर से हवा में गायब हो गई। बिस्तर पर पड़े अभिमन्यु ने पहले ही चींटी की उपस्थिति को देख लिया था, लेकिन उसने उसे ना देखने का नाटक किया क्योंकि वो बड़बड़ाता रहा। काला जादू एक समस्या है। मैंने उसे कहीं तो देखा है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मौत के हत्यारे को मार डाला था। मुझे उम्मीद है कि यात्रा के दौरान शायद कुछ भी ऐसा ना हुआ हो। रेणुका ने कुछ खून थूका अपने मुंह से और खून चारों ओर फर्श पर बिखर गया। उस खून के फर्श पर गिरते ही मछली की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। कोई चींटियों के माध्यम से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रेणुका ने लंबी सांस लेते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। शिवम के चेहरे पर गंभीर भाव थे। मुझे लगता है कि वो जो आदमी था ना, जिसने काला चोगा पहना हुआ था, जो जहाज पर चढ़ रहा था, शायद उसने ही किया हो। वैसे देखने में तो वो ठीक ही लग रहा था। क्या लगता है, वो हो सकता है क्या? शिवम ने कहते हुए सवालिया नजरों से रेणुका को देखा। तो इसका मतलब ये मुझ पर दूसरा हमला है? वो मुझ पर बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा है, रेणुका ने कहा। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। अचानक शिवम ने अपना सिर घुमाया और दरवाजे की ओर देखा। फिर उसने पूछा, कौन है वहां? उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और ग्रीन एनर्जी पार्टिकल्स की एक किरण छोड़ी। हालांकि दरवाजे पर पहुंचने के बाद एनर्जी किरणें बीच में ही घुल गईं। अचानक वहां हंसते हुए हवा में एक ट्रांसपेरेंट खोपड़ी दिखाई दी। मरो, तुम सब मरो। इससे पहले कि शिवम अपनी बात समाप्त कर पाता, खोपड़ी हवा में फट गई और कमरा एक काले जहर के बादल से भर गया। रेणुका विस्फोट वाली जगह के करीब खड़ी थी, इसलिए वो अपना कोई भी मंत्र नहीं पढ़ सकी क्योंकि वो काले बादल से ढकी हुई थी। वो दर्द से चिल्लाई। एक तेज बवंडर ने उसके शरीर को घेर लिया, लेकिन वो काले बादल को दूर नहीं कर सकी। वो बादल रेणुका की त्वचा को खा रहा था। वो ढाल जादू करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसी समय शिवम की ओर से एक लाल आग का गोला काले बादल से टकराया और वो फट गया। विस्फोट से बना धुआं हवा में फैल गया। काले बादल आग के गोले से साफ हो गए, हालांकि वो कुछ मिनट तक खांसते रहे। अरे, यहां भूरे बालों वाला वो काला जादूगर था। मुझे मारना चाहता था, वो रोते हुए चिल्लाए। हमें उसे नीचे ले जाने की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? शिवम ने गंभीर स्वर में बात की। उसने मेरी एक चींटी को मार डाला
और मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तुमने देखा ना शिवम? रेणुका पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। धुआं साफ हो चुका था। रेणुका के चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी और उसकी बाईं आंख से खून निकल रहा था। उसने लगभग रोते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक सामान्य जादूगर को मारने की कोशिश करने की? मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगी। अभिमन्यु को दूसरे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं था। वो अपने लिए नई दवाई बनाने पर अपना ध्यान ज्यादा लगा रहा था, क्योंकि इस समय उसकी प्राथमिकता यही थी। अभिमन्यु ने हमला करने वालों को चेतावनी देने के लिए चांदी की चींटी को सिगनेट से मारा। फिर भी उसे नहीं पता था कि यह लाइट के 2 जादूगरों को इतना नुकसान पहुंचाएगा। अभिमन्यु वास्तव में एक नए प्रकार की दवाई बना रहा था। दरअसल वो सिर्फ एक फॉर्मूला बनाना चाहता था जिसे वो जानता था और उसमें कुछ विशेष प्रभाव जोड़ना चाहता था। वो भूत या आवाज की दवाई में अन्य दवाई के प्रभाव को जोड़ना चाहता था। अभिमन्यु का उनकी आवाज के कंपन में दवाई प्रभाव जोड़ना था और आखिरकार मंत्र कास्टिंग का एक नया तरीका बनाना था। इसे उनके शरीर को मजबूत करने का एक तरीका भी बताया जा सकता है। अभिमन्यु पहले से ही अपनी जेनेटिक सीमा तक पहुंच गया था। उसे विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों पर निर्भर रहना पड़ा। उसे सब कुछ बेहतर बनाने के लिए अपनी धातु महारत को बढ़ाने की जरूरत थी। उसे अपनी जगह पर पहुंचने में 1 महीना लगेगा। अभिमन्यु यात्रा के दौरान अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु ने पहले ही गिनती पूरी कर ली थी और कुछ समय पहले ही पर्याप्त डेटा जमा कर लिया था। अब उसके लिए समय था एक्सपेरिमेंट्स की तैयारी करने का। 5 दिनों बाद अभिमन्यु ने ध्यान से एक टेस्ट ट्यूब को धातु के रैक में लौटा दिया। उसके सामने एक धातु की मेज थी और उस पर विभिन्न धातु के कंटेनर और कांच की नलियां लगी हुई थीं। कंटेनर्स के अंदर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, जल और दवाइयां थी। उनमें से कुछ बिना गर्म किए उबल रहे थे और उनसे चमड़े जैसी गंध आ रही थी। अभिमन्यु ने अपने सामने के डिवाइस को देखा और सफेद कपड़े के टुकड़े से अपने माथे का पसीना पोंछा। सभी मटेरियल्स जितने भी हैं मुझे एक्सपेरिमेंट्स के लिए दो। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह काम जरूर करेगा, अभिमन्यु ने कहा। उसने अपना सिर हिलाया और एक्सपेरिमेंट पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने एक काले धातु का बीकर पकड़ा और उसमें जड़ी बूटियां डालना शुरू कर दिया। साथ ही वो कुछ मंत्रों का जाप करते हुए नंबरों को देखने के लिए 0 का उपयोग कर रहा था। रंग बिरंगी जड़ी बूटियों को आपस में मिलाकर पाउडर बना लिया था उसने। अभिमन्यु ने रैक के अंदर से लाल लिक्विड के साथ एक टेस्ट ट्यूब खींची और कई बूंदों को ध्यान से बीकर में गिरा दिया। कुछ तेज लहरें जहाज से टकराई और पूरा केबिन हिलने लग गया। अभिमन्यु ने गुस्सा होकर खिड़की से बाहर देखा। सारी मेहनत बेकार हो गई थी। लगभग सारी दवाई गिर गई थी। अभिमन्यु ने धातु के डिवाइस के एक सेट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो बहुत सी चीजों को तोड़ना नहीं चाहता था। जैसे जैसे बीकर में और मटेरियल डाली गई, उसके अंदर का मिक्सचर तेल की तरह दिखने वाले कुछ चिपचिपे गहरे लिक्विड में बदल गया। अभिमन्यु ने इसे कांच की चमचमाती छड़ से हिलाया और ध्यान से गहरे रंग का लिक्विड बीकर में डाल दिया। ट्यूब में प्रवेश करते ही लिक्विड ने सिकुड़ना शुरू कर दिया। लिक्विड का एक बड़ा बीकर बस आधा ट्यूब ही भर पाता है। अभिमन्यु रिजल्ट से खुश नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और फिर कुछ मंत्र का जाप किया। उसकी उंगली की नोक पर कुछ हरे प्रकाश बिंदु दिखाई दिए और उसने उंगली को नली की दीवार पर रख दिया। लिक्विड का रंग धीरे धीरे काले से नीला हो गया। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। सुनहरी धूप ने समुद्र की गर्मी ला दी क्योंकि तेज हवा जो चल रही थी। बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स पानी में छलांग लगा रही थी। 2 जादूगर छत की रेलिंग पर कुछ फुसफुसा रहे थे। वहीं सीढ़ियों के पास कुछ जादूगर स्टूडेंट्स खड़े थे और वो उन्हें देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, ये काले चोगे वाला सारा दिन दवाई बनाने में लगा देता है क्या? रेणुका ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए हल्के स्वर में पूछा। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता है और हां,
ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। मैंने उसे केवल भोजन कक्ष में रात के खाने के समय देखा था। आज का दिन भी उसके लिए महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए। वो रात के खाने के लिए भी नहीं गया था। मैंने उसके दरवाजे के सामने जो सामान छोड़ा है वो बेहद मददगार है। हाल ही में मजबूत एनर्जी जाल का पता चला है मुझे, और मुझे लगता है कि वो दवाई बनाने पर ज्यादा ध्यान लगा रहा है। शिवम ने भी अभिमन्यु की ओर देखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन क्या तुम ये भी मानते हो कि वो दवाई बनाते समय हम पर हमला नहीं कर पाएगा? मुझे लगता है कि हमें आज रात पता लगा लेना चाहिए। रेणुका अपने हाथ को मसलते हुए बोली, हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए, वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। शिवम ने कहा, वैसे तुम चिंता मत करो, मेरी तो बस एक ही चिंता है कि ये काले जादूगर अपने नुकसान के मंत्रों के लिए बहुत मशहूर हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। शिवम ने आगे सलाह दी, इसके अलावा तुम्हें, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है जिस पर मैंने हाल ही में कुछ जांच की थी? मुझे लगता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। रेणुका ने शिवम से कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या दूसरे काले कपड़े वाले आदमी ने हमें मारने की कोशिश की या फिर इस वाले ने? रेणुका ने पूछा। हो ही नहीं सकता, वो कमजोर और घायल था। मैंने उसकी पहले ही जांच कर ली थी। भले ही वो भूरे बालों वाला ना हो, फिर भी हमें उसे मारना चाहिए। हमें उन सभी लोगों को खत्म कर देना चाहिए जिनसे हमें खतरा हो। शिवम ने कहा, ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। रेणुका ने जवाब दिया। शिवम ने हां में सिर हिलाया और कहा, हम अब चलेंगे। मैं तैयार हूं, रेणुका ने भी कहा। रेणुका और शिवम ने एक दूसरे को देखा और दो छोटे क्रिस्टल बक्स निकाले। क्रिस्टल बॉक्स लगभग एक हथेली के आकार का था। इसके अंदर कुछ साफ लिक्विड जमा था। लिक्विड की सतह पर एक हल्की नीली चमक दिखाई दी, लेकिन सूरज की रोशनी में इसे देखना बेहद मुश्किल था। नागा के पवित्र जल के 2 डिब्बे, ये कुछ कर सकते हैं, इनमें कुछ शक्ति है, शिवम ने फुसफुसाकर कहा। रेणुका ने शिवम को आत्मविश्वास भरी नजरों से देखा और उसने 2 क्रिस्टल बॉक्स को एक साथ गिरा दिया। बक्से नहीं टूटे, लेकिन उनके ढक्कन गिर गए। अगले ही पल लिक्विड का एक पूल धीरे धीरे जहाज की छत पर फैल गया। कुछ सेकंड के बाद लिक्विड 2 छोटे पूलों में अलग हो गया। अचानक एक बड़ा सा हाथ कुंड के किनारे से निकला। यह गीला और ट्रांसपेरेंट था। हाथ ने छत के आसपास की रेलिंग को पकड़ लिया, जो लगभग कभी ना खत्म होने वाले हाथ की तरह लग रहा था। और उन दोनों हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा हो। दोनों हाथ एक अनजान दुनिया से आए हुए लग रहे थे। 2 लंबे आदमी उन हाथों की मदद से जहाज की छत पर चढ़ गए। लंबे एंटीना उनके सिर के ऊपर झूल रहे थे। दोनों ने अजीब तरह की सांता टोपी पहन रखी थी। दोनों के पास ना आंखें थी, ना नाक, ना मुंह। छत के चारों ओर देखते हुए वे शिवम और रेणुका के पास आकर खड़े हो गए। शिवम और रेणुका पीछे हट गए और एक दूसरे से 1 सेकंड के लिए बात की। जाओ, मेरे लिए उस आदमी को मार डालो, रेणुका ने अपनी आवाज में आदेश दिया और सीढ़ियों की ओर इशारा किया। छत पर अन्य जादूगर स्टूडेंट्स को लगा कि कुछ होने वाला है और वे तुरंत अपने केबिन में लौट आए। केवल कई मल्लाह अभी भी 2 जादूगरों और जलमानव को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। आदेश मिलते ही जलमानव तेजी से नीचे की ओर चलने लगा। अभिमन्यु के केबिन में पहुंचकर दोनों ने सिर उठाया। पानी की बूंदें उनके चेहरे पर आकर गिरी। बूम! जलमानव 2 लोहे के खंभों की तरह दरवाजे से टकरा गए। लकड़ी का दरवाजा फट गया और सामान कमरे में इधर उधर उड़ गया। जलमानव कई सेकंड के बाद जमीन पर फैल गए। शिवम और रेणुका आखिरकार ये सब देख सकते थे कि कमरे के अंदर क्या हो रहा था। कमरे में गंदगी हो गई थी। टूटे शीशे और धातु के टुकड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। सफेद धुंध ने जमीन को भिगो दिया और कई धातु के बीकर
फर्श पर लुढ़क रहे थे। कमरे के बीचों बीच काले रंग का चोगा पहने अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु के हाथ में नीली लिक्विड से भरी परख नली थी। खिड़की से आती हुई सुनहरी धूप ने ट्यूब को एक रहस्यमय नीली चमक दे दी थी। ट्यूब के अंदर का नीला लिक्विड नीले धुएं में बदल गया और दरारों से रिसने लगा, फिर हवा में गायब हो गया। अभिमन्यु विश्वास नहीं कर सका कि अभी क्या हुआ। उसने एक सेकंड के लिए अपने हाथ में फटी हुई परख नली को देखा और फिर पीछे मुड़ गया। तू तो गया। अभिमन्यु ने शिवम और रेणुका दोनों जादूगरों को देखा और चिल्लाया। उसके शरीर से चांदी की धातु का लिक्विड निकलने लगा, जो अनगिनत धातु के तारों में बदल गया। शिवम और रेणुका दरवाजे के पास खड़े थे और वे घबरा रहे थे। रुको, यह कैसे संभव है? वो नागा का पवित्र जल है। इसे तो हर उस चीज को मारना चाहिए था जिसे वो छूता है। क्या चल रहा है यहां? शिवम का चेहरा पीला पड़ गया था। वो पीछे हट रहा था। रेणुका छोटे मंत्रों का जाप करते हुए कुछ अपने हाथों से इशारे करने लगी। जल मानव ने दहाड़ लगाई और धातु के तार को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की। नागा के पवित्र जल से धातु के तार पिघल जाने से उनका शरीर सिकुड़ गया। शिवम पहले ही दालान में दीवार पर पहुंच गया था और उसके पास छिपने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची थी। उसने देखा कि रेणुका ने एक नीले पानी के गोले को अभिमन्यु की ओर फेंक दिया है, लेकिन इसे चांदी की ढाल द्वारा हवा में आधा रोक लिया गया था। पानी का गोला फर्श पर गिरा और ढाल से टकराकर गायब हो गया। अभिमन्यु ने आगे कदम बढ़ाया और रेणुका के पेट में लात मारी। रेणुका कराह उठी और दीवार से टकरा गई। वो कई सेकंड तक संघर्ष करती रही और फर्श पर बेहोश हो गई। अब बताओ, मुझे कैसे मुआवजा दोगे मेरे नुकसान का? है कोई जवाब? अभिमन्यु ने पूछा। उसकी नजर शिवम पर पड़ी। उसने दवाई बनाने में कई दिन बिताए थे, लेकिन लाइट के दो जादूगरों ने उसके केबिन में घुसकर तैयार दवाई को खत्म कर दिया, जबकि वो दवाई बनाने में कामयाब हो गया था। मैं कितना खुश था, पर इन लोगों ने आकर सब बर्बाद कर दिया। इस घटना से अभिमन्यु पूरी तरह से गुस्से में भर गया था। अपनी नई दवा के प्रयोग से अभिमन्यु जादू के कौन से अगले पायदान पर चढ़ेगा? अभिमन्यु को लेकर शिवम और रेणुका के क्या इरादे थे? जहाज की अंधेरी छत पर अभिमन्यु गुस्से में उन दोनों को देख रहा था। शिवम और रेणुका पहले ही लड़ने की क्षमता खो चुके थे। अभिमन्यु ने उनके टैलेंट मंत्रों की ढालें तोड़ दी और उनकी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया। नुकसान से उबरने में उन्हें कई साल लगेंगे। शिवम डर से कांप उठा। हमारा मतलब यह नहीं था। अभिमन्यु जोर से हंसा, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक क्रॉस गार्ड तलवार उठाई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शिवम की छाती पर तलवार घोंप दी। लाइट के जादूगर। अभिमन्यु ने तलवार को शिवम के सीने से बाहर निकाला और तलवार के ब्लेड से खून टपकने लगा। एक बात सच्ची सच्ची बताना, पिछली बार तुमने सच में किससे लड़ाई की थी और कब की थी? शिवम ने अपने घाव को हाथों से पकड़ रखा था। वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। खून का एक छोटा सा घेरा उसके शरीर के आसपास फैल गया था। अभिमन्यु ने मुड़कर रेणुका की ओर देखा। आंखें मूंद कर बेहोशी की हालत में थी वो। उसने रेणुका के चेहरे को थपथपाया, लेकिन वो नहीं उठी। हालांकि उसके पास पूछने के लिए कई सवाल थे, फिर भी उसने उसे पहले खत्म करने का फैसला किया और उसे अपनी तलवार से मार डाला। स्ट्रिंग कठोर और लोचदार थी और इसकी फुर्ती ने भी अभिमन्यु को मंत्र देते समय अपने मन मंत्र को बचाने में मदद की। हालांकि उसने एक ही समय में बहुत सारे चांदी के तार बनाए जब वो जल मानव और क्रिस्टल ढालों पर हमला कर रहा था, और उसका आधा मन मंत्र 1 मिनट के भीतर खत्म हो गया था। मुझे पता है कि तुम कहां हो, अपने आप को प्रकट करो।
अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा। उसने तलवार को थोड़ा घुमाया और चारों ओर देखने लगा। कमाल है, कमाल है। काले कपड़ों में एक आदमी ने ताली बजाते हुए कहा और वो केबिन से बाहर चला आया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वो अपनी हरी आंखों से अभिमन्यु को घूर रहा था। क्या आपके पास अभी भी मन मंत्र बचा है? लाइट के 2 जादूगरों को मारने के बाद इन दोनों के शरीर मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या कहते हो तुम? वो आदमी पतला था और उसकी आवाज धीमी थी। हालांकि उसने जो शब्द कहे थे वो अब भी अभिमन्यु के कानों में गूंज रहे थे। उस आदमी को केबिन से बाहर निकलते हुए देखते ही अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गई थीं। अभिमन्यु ने उस आदमी को पहली बार बंदरगाह में देखा था। उसकी छाया अब एक मजबूत जादूगर के समान थी। ये वही आदमी था जो ब्लैक पैंथर के साथ अभिमन्यु को जंगल में मिला था, जब वो जंगल में चितरंजन से लड़ाई कर रहा था। लगता है कि आप पहले ही लिक्विड स्टेज पर पहुंच चुके हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? अभिमन्यु ने शांत स्वर में पूछा। देखो, मेरा नाम कालकीट है, उस आदमी ने कहकर अपना हुड उतार दिया और अभिमन्यु को अपना चेहरा दिखाया। वो पीली त्वचा और गहरी आंखों वाले एक आदमी की तरह लग रहा था। उस आदमी के छोटे काले बाल इधर उधर फैले हुए थे। उसकी आंखें हल्के हरे रंग की चमक से चमक रही थीं। मैं लगभग 5 साल पहले लिक्विड स्टेज पर पहुंच गया था। आप काल चक्र से हैं, सही कहा ना मैंने? मुझे शव दे दो और मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वैसे भी आपके ग्रुप द्वारा शिकार नहीं होना चाहता। आप तो समझदार हैं, समझ ही रहे होंगे। कालकीट ने सर हिलाते हुए कहा। अभिमन्यु ने उसे बड़े गौर से देखा। मुझे तुम्हारी आंखों में कोई ईमानदारी नहीं दिखती। यह कहते हुए अभिमन्यु अचानक पलट गया। क्लैंग! अभिमन्यु ने अपनी क्रॉस गार्ड तलवार से पीछे से आने वाली बहान तलवार को रोक दिया। एक काली छाया ने उस पर निशाना लगाकर हमला किया। यह एक मिनोटॉर जैसा दिखता था, जो इंसानों का मांस खाते हैं। अभिमन्यु उसका चेहरा और शरीर नहीं देख सकता था, लेकिन वो मिनोटॉर 2 लाल आंखों से उसे घूर रहा था। मिनोटॉर के हाथों में एक बड़ी लंबी तलवार थी और वो फिर से हमला करने वाला था। अभिमन्यु पीछे हट गया और उसके पैर किसी चीज से फंस गए। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि गहरे हरे रंग की लताएं उसके पैरों को बांध रही हैं। उसे पता ही नहीं चला कि कालकीट ने कब उन मंत्रों का इस्तेमाल कर उसे फंसा दिया है। अभिमन्यु के शरीर से धातु का लिक्विड निकल गया और उसके सामने एक ढाल बन गई। तलवार ने चांदी की ढाल को जोर से मारा। अभिमन्यु नीचे गिरने से पहले ढाल को अपने पैरों के नीचे ले गया और छेद से बाहर कूद गया। वो घूमा और कालकीट की ओर बढ़ा। कालकीट ने अपनी बाहें खोली और मुस्कुरा दिया। उसकी बाहों पर 2 गुलाबी घुमावदार ब्लेड दिखाई दिए। ब्लेड के कोने के हिस्से ऐसे चमक रहे थे मानो वे टांका लगाने वाले लोहे को गर्म कर रहे हों। अभिमन्यु ने कालकीट के तलवार के ब्लेड को क्रॉस गार्ड तलवार से मारा, लेकिन कालकीट ने अपने आप को इस हमले से बचा लिया। अभिमन्यु ने तलवार के आकार को बदल दिया और ब्लेड की नोक को एक तेज सुई में बदल लिया, जो कालकीट की छाती पर निशाना लगा रही थी। आप इतना ही कर सकते हैं? मुझे तुमसे लड़कर मजा नहीं आया। मैं निराश हुआ, कालचक्र के जादूगर। कालकीट ने अभिमन्यु को ताना मारा, पर वो शांत रहा और कालकीट को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखता रहा। एक अनोखी लहर ने अचानक से अभिमन्यु को घेर लिया और सभी दिशाओं में फैलने लगी। मिनोटॉर को लकवा मार गया और उसने चलना बंद कर दिया। लहर से प्रभावित होकर कालकीट की आंखें चमक उठी। अभिमन्यु ने अपना बायां हाथ नीचे कर लिया। मुझे सिग्नेट का उपयोग करना होगा, वो बुदबुदाया और अपने दाहिने हाथ से कालकीट की ओर इशारा किया। लाल एनर्जी के कण उसकी हथेली के सामने जमा हो गए और सिर के आकार के आग के गोले में बदल गए। आग का गोला घूमा और एक चिंगारी निकली। ऐसा लग रहा था कि अभिमन्यु का हाथ आग की लपटों से ढका हुआ है। आग का गोला।
अभिमन्यु ने आग के गोले को आगे बढ़ाया। इसने हवा में एक लाल रेखा खींची और काल कीट की ओर उड़ गया। आग का गोला हवा में सिकुड़ गया और जल्दी से मुट्ठी के आकार के लाल क्रिस्टल बॉल में बदल गया। बूम! काल कीट सीधे क्रिस्टल बॉल से टकराया और उसका शरीर आग से ढक गया। काल कीट दर्द से चिल्ला रहा था। यह अचानक क्या हुआ, यह सोचकर वो हैरान था। बंसी की चीख, अरे आपको यह कहां से मिली? काल कीट आग के अंदर जोर से चिल्लाया। मजा आया? यह हार्पी की चीख है। उनके गुरुओं का कहना है कि यह आपको नर्क में खींच लेगी और आपके दिमाग को निराशा से भर देगी। अभिमन्यु ने धीमी लेकिन चेतावनी भरी आवाज में कहा, कालकीट, अब सब खत्म हो चुका है। मेरा लेजर फायर बॉल मंत्रों की तुलना में काफी मजबूत है। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए सोचा। अभिमन्यु ने काल कीट को आग की लपटों में अपने आप को बचाते हुए देखा। उसने लेजर फायर बॉल को चिप में जमा किया और सिग्नेट का उपयोग करने के तुरंत बाद उसे कास्ट किया। यही कारण था कि उसने ये लड़ाई जीत ली थी। उसने प्रैक्टिस करते समय मंत्र की शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन उसे केवल मंत्र मॉडल बनाने में कम से कम 5 मिनट का समय लग गया। इसका उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि इसे चिप में स्टोर किया जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत कास्ट कर दिया जाए। मिनोटॉर काले धुएं में बदल गया और काल कीट के जलते ही हवा में गायब हो गया। काल कीट ने आग बुझाने में लगभग 1 मिनट का समय लगाया। वह अभिमन्यु को पास आने से रोकने के लिए तलवार घुमाता रहा। अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ कि काल कीट अभी भी जीवित था। उसके शरीर से हरा धुआं उठ रहा था और उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी। तुझे पछताना पड़ेगा अभिमन्यु। काल कीट दीवार की ओर झुक गया और तेज आवाज में बोलने लगा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा मैं। उसका शरीर अचानक काले मांस के टुकड़ों में बदल गया और वो जमीन पर गिर गया। वो पिघल गया और चिपचिपे गहरे लिक्विड में बदल गया। कुछ सेकंड के बाद काल कीट गायब हो गया। जहाज से कई 100 मीटर दूर समुद्र पर एक सफेद व्हेल दिखाई दी। अचानक व्हेल की पीठ पर काला धुआं दिखाई दिया। काला धुआं जल्दी से एक आदमी बन गया जो काल कीट था। अभिमन्यु ने जल्दी से अपने हाथों में एक बड़ा चांदी का लंबा धनुष बनाया। उसने बाएं हाथ में धनुष लिया और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी बनाई। तभी जीरो ने सूचना दी, हवा की दिशा को देखो, जरूरी ताकत का इस्तेमाल करना। सिमुलेशन हो गया है। लक्ष्य की संभावना 98.15%। उसकी आंखों के सामने नीली बत्ती चमक उठी। उसने धनुष पर धनुष बांधकर पूर्णिमा की ओर खींच लिया। धनुष पर एक चांदी का धातु का तीर दिखाई दिया और उसका तीर आग की लपटों में डूबा हुआ था। दिल में घुसे तीर से काल कीट का शरीर फिर से जलने लगा। वो आदमी दर्द से कराहते हुए व्हेल की पीठ के बल नीचे झुक गया। नहीं! वो निराशा से चिल्लाया। उस आदमी की आवाज मरते हुए शेर की तरह लग रही थी। अभिमन्यु ने फिर से काल कीट के शरीर को हवा में विस्फोट होते हुए देखा। उसके जलते हुए बांस के टुकड़े समुद्र में गिर गए। अभिमन्यु ने रेलिंग पर हाथ रखा और धीरे से अपने केबिन में वापस चला गया। उसके पास अभी भी कुछ दिमागी शक्तियां बाकी थीं, लेकिन उसने अपने अधिकांश मन मंत्र का प्रयोग कर लिया था, जिसमें चिप में इकट्ठा भाग भी शामिल था। साथ ही एक लिक्विड स्टेज वाले जादूगर। मुझे लगता है कि अगर वो लड़ाई के दौरान अधिक सावधान होता तो मैं पहले ही मर जाता। अभिमन्यु ने यह सोचा और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वो उन दोनों लाइट के जादूगरों के शरीर को एक खाली कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटने से पहले अलार्म सेट करने के लिए दरवाजे के पास कुछ एनर्जी कण को छोड़ दिया।
उसका शरीर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। उसके सेल की रफ्तार कम हो गई थी। क्या वो मिनोटॉर था? मुझे तो लगा कि मैं एक टॉप योद्धा के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैंने लाइट के जादूगरों की जांच की, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये संकेत मिले कि वे किसके लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एक ही टैलेंट स्पेल साझा किया था, इसलिए मुझे यकीन है कि वे एक ही ग्रुप से थे। मुझे काल कीट के कपड़ों की जांच करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके संगठन ने 2 लाइट के जादूगरों की हत्या करने के लिए एक लिक्विड स्टेज जादूगर को क्यों भेजा, जिसमें अभ्यास के अनुभव की कमी थी? मैंने अभी ये क्या किया? अभिमन्यु अपने शरीर के नीले रंग के हॉलोग्राम को देख रहा था और सोच रहा था। उसने आह भरी और कुर्सी पर पीठ लगाकर लेट गया। लड़ाई के बाद उसे पता था कि सिग्नेट उसे लिक्विड स्टेज जादूगर के खिलाफ लड़ाई में फायदा पहुंचाएगा, लेकिन इतना पहुंचाएगा ये नहीं मालूम था उसे। अगर कालकीट ने इसे थोड़ी अधिक गंभीरता से लिया होता तो युद्ध का परिणाम अलग होता। हार्पी के सिग्नेचर के बिना अभिमन्यु इतनी आसानी से कालकीट के खिलाफ लड़ाई जीतने में कामयाब नहीं होता। अगर कालकीट सफलतापूर्वक भाग गया होता तो बहुत अधिक परेशानी होती अभिमन्यु को। सिग्नेचर ने लड़ाई के परिणाम को बदल दिया। इसने अभिमन्यु को कालकीट से सीधे लेजर फायरबॉल से मारने में मदद की। अभिमन्यु ने फिर से अपने शरीर की हालत की जांच की और सो गया। जागने के बाद कितना समय बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अभिमन्यु बड़बड़ाया और अपने माथे को रगड़ते हुए बिस्तर से उठ गया। अंत में उसके पास परिवेश की जांच करने का समय था। कमरे को ग्रे एक्सेसरीज से सजाया गया था। सुनहरी धूप की किरणें मोटे शीशे से गुजरते हुए उसमें गर्माहट ला रही थी। उसने देखा कि दोनों लाशें कोने में चुपचाप पड़ी हैं। अभिमन्यु अपनी क्रिस्टल घड़ी निकालकर समय देखना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह उसका केबिन नहीं है। इसके बजाय वो एक सामान से भरे कमरे के अंदर था। सूरज की रोशनी फर्श पर फैली हुई थी और कमरे की हवा में खून की मछली की गंध फैली हुई थी। अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ। वो शवों के पास गया और शिवम जादूगर के शरीर को अपने पास खींच लिया। उसके सीने के बीचों बीच एक गहरा घाव था और उसका सफेद चोगा खून से लथपथ था। उसने मरे हुए शिवम की बेल्ट की जांच की और उसे चमड़े की एक सफेद थैली मिली। वो थैली बहुत सारी वस्तुओं से भरी हुई थी। अभिमन्यु अपने हाथों को शरीर की छाती के दाहिनी ओर ले गया और एक छिपी हुई जेब पाई जो कि कपड़ों के अंदरूनी हिस्से में सिल दी गई थी। शरीर को लात मारने से पहले उसने जेब को फाड़ दिया और बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने रेणुका जादूगर के शरीर को पकड़ लिया। रेणुका लगभग 20 साल की उम्र की थी। उसकी त्वचा लोचदार और चिकनी थी, लेकिन उसका चेहरा औसत था। अधिकांश जादूगरों के पास अपने विशेष तरीके थे जो खुद को उनकी तुलना में छोटे दिखते थे, इसलिए अभिमन्यु को पता नहीं था कि यह महिला वास्तव में कितनी पुरानी है। एक बार फिर से अभिमन्यु ने पहले बेल्ट से उसकी थैली पकड़ी और उसके कपड़ों की तलाशी ली। उसे जो एक वस्तु बहुत कीमती मिली वो रेणुका के गले में काले रंग का हार था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें फेर ली और शरीर को फेंकने ही वाला था। अचानक उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने जल्दी से शव को फर्श पर लिटा दिया और उसका सफेद चोगा उतार दिया। अभिमन्यु ने उसके कपड़ों के नीचे एक सफेद तंग चमड़े का कवच देखा। कपड़े मुश्किल चांदी के पैटर्न में ढके हुए थे। उसने कवच की बाईं ओर बटनों की एक पंक्ति पाई और उसे जल्दी से खोल दिया। चांदी के कवच के टुकड़ों को खोलकर जमीन पर गिरा दिया गया। अभिमन्यु ने उसे उठाया और उसकी आंखों में उत्साह के साथ पैटर्न को देखना शुरू कर दिया। दिलचस्प, यह तो बहुत दिलचस्प है। तो शायद कालकीट इस कवच को पाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु ने अनुमान लगाया। कवच को विशेष रूप से महिलाओं के पहनने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अभिमन्यु अभी भी खुश था कि उसे एक खजाना मिल गया है। क्या अभिमन्यु को सच में खजाना मिल गया है?
अब क्या होगा रेणुका और शिवम का, और कौन है काल कीट।